नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ विजय जायसवाल स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा। दोस्तों, पर्यावरण का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, अभी तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और इसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे 8वां प्रैक्टिस सेट बात करेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज की। ठीक है, तो इसमें सभी आपका कंबाइंड है, बेसिक, पेडागॉजी सब कंसेप्ट लेकर आते हैं। प्रत्येक सेट पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। आप लोग 30 में से कितना कर पाते हैं हमें कमेंट द्वारा यहाँ पे ज़रूर बताया करिए। आप लोग काफ़ी सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि 30 में से अगर आप 20 प्लस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है। भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। तो मानव जनित आपदा का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा रासायनिक आपदा। ठीक है दोस्तों, जो आपकी रासायनिक आपदा है वह मानव जनित आपदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एक है, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है या ज्वरीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा एक कैसा होगा यहाँ पर? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पुराने जमाने में या प्राकृतिक समय तो सौर ऊर्जा नहीं मिलता है, नवीकरणीय कर। ठीक है, ये आपके नवीकरणीय आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती? बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें से यह बताना है कि काली मिट्टी किस राज्य में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में। तो किस राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वह आपके गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में आपके काली मिट्टी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न यह है आपका कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? यानी कौन सा ऐसा उद्योग है जो आपका दूरभाष और कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक का उद्योग है दूरभाष और कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। कौन सा उद्योग? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु, हर गृहिणी का अभिनंदन स्वागत करते हैं शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है। मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में सुबह चल रही है, तो ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो आपकी एग्जाम में आना है, आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न हम लेकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा पत्तन, जिसे हम बंदरगाह भी बोलते हैं, वो पत्तन भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो इनमें से कौन सा पत्तन या बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है? यानी इनमें से यह बताना कि जो आपका देखिए बंदरगाह के नाम दिए गए हैं 4, इनमें से यह बताना जो पूर्वी तट पर स्थित हो। पूर्वी तट पर यानी कि पूर्वी राज्यों की तरफ होगा। ठीक है, तो आप नक्शे का ज्ञान बहुत जरूरी है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके आते हैं, तो नक्शे का ज्ञान, पड़ोसी राज्य, यहाँ पे आपको देख कौन से समुद्र है, कौन सा स्थल है, कौन सा मरुस्थल है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण स्टडीज में यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज में। ठीक है, अब बात करेंगे कि इनमें से जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है और साथ में स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का भी बंदरगाह है, ये सबसे अधिकतम गहराई का भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे वीडियो पहुँच कर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपका जो विशाखापट्टनम है वह सबसे पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का भी बंदरगाह है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इनमें से जो मुख्य कारण है वो कौन सी गैस का है? ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है या हाइड्रोजन का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? आपकी CO2 हो जाएगी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? यानी कि जल प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत होते हैं, अब इनमें से यह पूछ लिया गया स्रोत नहीं है, यानी कि आपका निगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, खानों से प्राप्त कचरा। तो जल प्रदूषक का स्रोत कौन से, यानी कि जल से जो जल प्रदूषण के द्वारा यह आपका स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानों से प्राप्त जो कचरा होता है वह जल प्रदूषण में नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, खानों से प्राप्त जो कचरा है वह आपके जल प्रदूषण में नहीं आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दोस्तों आज है सावन सोमवार, तो आज सभी को पहले सोमवार को सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उम्मीद हम यही इच्छा चाहते हैं ईश्वर से कि भैया सभी लोग यहाँ पे सिलेक्शन पाएँ। भगवान शंकर को खुश कीजिए, बेल पर चढ़ाइए, फूल पर चढ़ाइए, और भैया यहाँ पे मन्नत मांगिए कि सिलेक्शन होगा। लेकिन मन्नत मांगने के साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और हमारे साथ यहाँ पे लर्निंग यानी कि क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास ज्वाइन करेंगे तो वाकई में आप महादेव आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? क्वेश्चन यह है। तो केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है, जल संसाधन विभाग देता है, या ये सभी देते हैं? तो भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? तो वह आपका ये सभी देते हैं दोस्तों। केंद्रीय जल विभाग भी आयोग भी देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी देता है, जल संसाधन विभाग भी देता है। यानी ये सभी जो भारत में बाढ़ की चेतावनी ये सभी देते हैं तीनों। तो उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? ठीक है, अधिकतम यहाँ पे ग्रामीण इलाके से होंगे अगर आप भाई बहन, तो आप लोगों को पता होगा जो ग्राम पंचायत का कार्य होता है, ये ग्राम पंचायत कैसा कार्य करती हैं? पानी के स्रोतों का रख रखाव करती हैं, विद्यालय का निर्माण करती हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का सूची बनाना, या कि ये सभी हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत का जो क्या कार्य करती हैं, क्या कार्य है मुख्य पर? अगर आप लोग ग्रामीण इलाके से हैं तो जरूर इसका कमेंट बताएं, और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं तो लास्ट में अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर यहाँ पे कमेंट करें। कोई भी दिक्कत नहीं, अगर 5 सही हो रहे हैं, 10 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र करिए। ठीक है, अपने आप को बाहर लाइए। ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस देंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के स्रोतों का भी रख रखाव ग्राम पंचायत का कार्य है, विद्यालय का निर्माण भी है, और गरीबी रेखा से नीचे लोगों की सूची बनाना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। तो ये सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? यानी ऐसी आपदा बताना है जो पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न हो। ठीक है, भूस्खलन, बाढ़ एवं भूखा, वनों की आग, या ये सभी? तो निम्नलिखित में से जो आपको यह बताना है जो पर्यावरण ह्रास के कारण आपदा उत्पन्न होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भूस्खलन भी पर्यावरण के कारण ही होता है, बाढ़ एवं सूखा भी होता है, वनों की आग, ये सभी पर्यावरण ह्रास के कारण ही होते हैं। तो उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी किस राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिल रहा है? यानी कि उस राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही होगी, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मिला होगा, वहाँ पर नहर ज़्यादा विकास हुआ होगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर, पहली बात तो ये जानना जरूरी किस राज्य पे ज़्यादा है। ठीक है, जिस राज्य पे होगा भैया उसी राज्य को लाभ मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है अगर आ जाए तो राजस्थान में है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है, इस परियोजना का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। पर्यावरण का ईवीएस का टॉप क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न तो आते हैं दोस्तों। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? चलिए बताइए, डिथीरिया है, टॉन्सिलिटिस है, डायरिया है, या खसरा है? तो जल जनित बीमारी का एक उदाहरण होगा आपका, क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे या VKJ97 सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप टेलीग्राम की, तो आप जरूर ज्वाइन करें। PDF फाइल आपको फ्री में मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, क्योंकि पावर्ड बाई हमारी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा।
बात करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। यानी ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है जिसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। ऐसी प्रतियोगिता का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरणित, ठीक है, पर्यावरणविद दिवस दिया है। तो भैया इन जो 4 प्रतियोगिताएं हैं किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। ठीक, तो किसका संबंध है आपका ग्रीन ओलंपियाड जो है, यह संबंध जो है ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता है इसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस मनाया जाता है। लगभग 100% सभी लोगों को पता होगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते पता भी होता फिर भी पूछा जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिए दिवस में एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो पर्यावरण से जितने रिलेटेड दिवस है हम एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपके दिवस के संबंधित जो कि 1-2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आता है 30 में से। ठीक है, दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। तो आज आने वाले वीडियो में हम यह भी प्रश्न लाएंगे टॉप क्लास के जिसमें आपके दिवस से संबंधित है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। यानी जो विद्यालय में है, अब आप अध्यापक बनेंगे, शिक्षक या अध्यापिका बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, तो आपकी जो विद्यालय की क्या रणनीति होगी कि विद्यार्थियों को दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। किसके द्वारा करेंगे, खेल कूद के द्वारा, पाठ्यक्रम एवं सहगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षाओं द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही ऑप्शन नहीं है कि जिसके द्वारा कर सकें। ठीक है, तो विद्यालय में किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। ठीक है, किस रणनीति द्वारा कर सकते हैं। चलिए अपना अपना पोल दीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 136 क्वेश्चन नंबर का आपका क्या आंसर होता है। देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं, कितनी आपकी सोच है, कितना आपका आईक्यू लेवल है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करना, पहला सोमवार है। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग, इसका आंसर बताइए क्या क्या हो रहा है। तो हम बता देते हैं इसका सही आंसर, पाठ्यक्रम एवं पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा ही विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो भारतीय संविधान है हमारा, उसके द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनमें से मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, या नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास के लिए ही हमारे भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या प्रदत्त किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है। यानी ऐसा घटक बताना जो आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में शामिल ही नहीं किया जाता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए जो आपका व्यवसायिक अध्ययन है वह आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में ये जो व्यवसायिक अध्ययन घटक है यह शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। नहीं, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र एरिया बताना है आपको जिसका परीक्षण जो है हम अंकों द्वारा नहीं कर सकते हैं, ना ही किया जा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य है, योग है, संगीत है, या ये सभी हैं। तो वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वास्थ्य भी है, योग भी है, संगीत भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या ही नहीं है भैया। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है जो पर्यावरण की समस्या ही नहीं है। जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश, भूमि अपरदन। चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा आंसर भी है। अब देखते हैं कौन कौन सी इसमें सही कर पाता है। ठीक है, तो पर्यावरण की समस्या नहीं है, जल का संरक्षण, यहाँ पे पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। जल की बर्बादी समस्या है, वनों का विनाश समस्या है, भूमि अपरदन समस्या है, लेकिन भैया जल का संरक्षण समस्या नहीं है, ये एक समाधान है। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत ही नहीं है? अब बताइए, पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है? चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखिए पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, ये तो सिद्धांत है आपका, लेकिन क्वेश्चन पूछा जो नहीं है वह बताना है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ये आपका नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत आपका नहीं है, सेकंड ऑप्शन, कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, और तीसरा आपका है कि पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, और पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होना भी चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर नहीं दी जानी चाहिए, आपका सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखे होंगे एनसीईआरटी की बुक में, ये देखिए सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं बता देता हूं दोस्तों, इन्वायरमेंट ईवीएस में अगर आप पिछले 10 वर्षों के जो भी टीटी एग्जाम में पूछे गए शिक्षक भर्ती में पेपर, अगर उनका उठा के स्टडी कर लेते तो 70% आपको बिल्कुल पर्यावरण का बन जाएगा। इसके बाद जो 10% आता है वो जो नहीं पूछे जाते हैं, फिर 20% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स में होते हैं। ठीक है, ईवीएस या पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आपके पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज में काफ़ी सारे यहाँ पे मटेरियल शामिल हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। आप अपने एग्जाम के पैटर्न या कि वहाँ पे जो, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न दिया हो, सिलेबस दिया हो, उस पर आप एक बार देख सकते हैं। तो नीली क्रांति संबंधित है, सभी लोग जानते हैं, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है? क्या पूछा गया है? मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। कौन नहीं है भैया? मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। तो भूमि जो है ये आपका मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, बल्कि धर्म, समुदाय, परिवार ये मानवीय है। तो समझ गए होंगे, ये धर्म, समुदाय, परिवार ये कौन है? मानवीय घटक है ना। मानवीय पर्यावरण हमारे और आपके पर्यावरण क्या होता है? आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ समुदाय है, धर्म है, परिवार है। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण घटक आपका भूमि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रवित मैग्ना से बने जो शैल चट्टान को कहते हैं, यानी कि जो द्रवित होते हैं, द्रवित सब लोग समझते हैं ना। ठीक है, द्रवित मैग्ना से बने जो चट्टान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। ठीक है, द्रवित मैग्ना से बने जो शैल और चट्टान को उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आग्नेय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? यानी ऐसी गैस का नाम बताना आप लोगों को जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गलत है, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। चलिए बताइए, सभी मानव जाति को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, सभी जीव जंतु, मानव जाति, सभी को, जो भी जीवित है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कौन सी गैस है भैया? तो हमारी ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं, किसके? CO2 के कारण हो रहे हैं, मीथेन के कारण हो रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वृष्टि मतलब क्या होता है? जब बारिश होती है, जो बूंदें पड़ती हैं, उन्हीं बूंदों को वृष्टि बोला जाता है। तो जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बादल, वर्षा, हिम, जलवाष्प, तो उसे वर्षा कहते हैं। मैंने आपके क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया था कि जो बारिश होती है वो जो, ठीक है, कण आते हैं बारिश के, ठीक है, तरल पदार्थ में जो पानी का बूंद बूंद आती है ना, वही आपको वृष्टि कहलाती है। तो आपकी वर्षा में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? किस रूप में होती है? वृष्टि तरल रूप में होती है, पृथ्वी पर आती है, उसे वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांटेदार जो है झाड़ियाँ मिलती हैं। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वह मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वह कहाँ पर मिलती हैं भैया? कमेंट करके बताएं, हर भाई बहन कमेंट करें। तो आपके गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि कांटेदार झाड़ियाँ क्यों होती हैं? वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ के पत्ते भी मोटे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। जो आपका सुनहरा रेशा है उससे क्या अभिप्राय है? चाय, कपास, पटसन जिसे जूट भी बोलते हैं, या रबड़। तो सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा हम किसे बोलते हैं? बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। जो पटसन और जूट होता है उसे ही हम सुनहरा रेशा बोलते हैं, उससे ही अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इससे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका? देखिए शुक्र होगा, क्योंकि देखिए जो सूर्य की परिक्रमा है, जितने दिनों में पृथ्वी करती है उतने ही दिनों में समथंग शुक्र भी आपका करता है। ठीक है, शुक्र भी जितने दिनों में सूर्य, मान लीजिए सूर्य का, ठीक है ये सूर्य हो गया, सूर्य की परिक्रमा यहाँ पे पृथ्वी करती है। ठीक है, जितने दिनों में पृथ्वी करती है उतने ही दिनों में लगभग शुक्र भी करता है, शुक्र ग्रह भी करता है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। और ब्राइटनेस जो चमकीला तारा भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, जो ऑल वर्ल्ड की बात की जा रही, सबसे ऊंचा पठार दोस्तों कौन सा है? दक्कन का है, मालवा का है, छोटा नागपुर का है, या तिब्बत का है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार यहाँ पे कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत का पठार। ठीक है, जो आपका तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है साथियों। ठीक है, अब आप लोग बताइए, 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब 30 क्वेश्चनों में आप लोग कितना कर पा रहे हैं भैया? हर भाई बहन कमेंट करेंगे, जितना भी 10 सही हो आपका, 15 सही हो, 20 सही हो, 22 सही हो, 25 सही हो, 30 सही हो। ठीक है, जितना भी सही हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार, सभी आपके सिलेबस के अनुसार प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको टॉप करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।